लिखेंगे कोशिकीय संगठन के आधार पर, कोशिकीय संगठन के आधार पर कोशिका के प्रकार, कोशिकीय संगठन के आधार पर, कोशिकीय संगठन के आधार पर कोशिका के प्रकार, कोशिकीय संगठन के आधार पर कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स on the basis of, on the basis of type of cell, on the basis of cellular organization, on the basis of cellular organization, type of cell, type of cell on the basis of, type of cell on the basis of cellular organization. शुरुआत में मैंने आपको बताया था दो टाइप के सेल आ जाएंगे, दो टाइप के सेल आ जाएंगे। एक हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा हो जाता है यूकैरियोटिक सेल। एक हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा हो जाता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो दो में डिवाइड करके लिख देंगे। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, दो में डिवाइड कर देंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका, हिंदी में असीम और ससीम केंद्रकी कहते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश के शब्द जो है वो याद रखेंगे, क्योंकि एक सिंपल बात ये है कि आगे अगर आप चलकर एमएससी करते हो बॉटनी में, जूलॉजी में या किसी और सब्जेक्ट के अंदर, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ जो मटेरियल मिलता है, मतलब अधिकतर जो पढ़ने वाली सामग्री हमें मिलती है वो इंग्लिश में ही मिलती है। नोट्स वगैरह भी इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं, रेफरेंस बुक्स वगैरह जो हैं वो भी इंग्लिश में अवेलेबल होती हैं। तो फिर अभी हमारे पास में मौका है कि बीएससी के ड्यूरेशन में ही अगर हम हमारी इंग्लिश को थोड़ा बेटर कर लें तो मुझे लगता है आगे एमएससी करेंगे तो तब दिक्कत नहीं आएगी। तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको तो कोई वैसे भी दिक्कत नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है। बट हिंदी वाले बच्चे स्पेसिफिकली याद रखेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी को छोड़कर और इंग्लिश के शब्दों को क्या करना है, पढ़ना है। हालांकि मैं नॉर्मल जैसे बात बोलूँ कि जैसे जो साइंस के शब्द हैं, साइंस की जो टर्मिनोलॉजी है, अगर आप उसको इंग्लिश में याद रखोगे तो दैट इज मोर दैट सफिशिएंट। बाकी आप पूरी लाइन जो है वो हिंदी में भी लिख दोगे तो उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, एटलीस्ट साइंस के जो शब्द हैं, बायोलॉजी के जो शब्द हैं, उनको आपको इंग्लिश में क्या करना है, याद करना है। तो एक तो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा हो जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब दोनों में एक शब्द आपको कॉमन दिख रहा होगा, कैरियोटिक वर्ड, है ना। सेल तो है ही, सेल तो चलो कॉमन पॉइंट है ही, लेकिन दोनों में एक शब्द कॉमन दिख रहा है। एक में प्रोकैरियोटिक है, एक में यूकैरियोटिक है। तो कैरियोटिक शब्द जो होता है उसका अर्थ तो न्यूक्लियस होता है, बट प्रो क्या है और यू क्या है उसका अर्थ हमें देखना है, जिसके बेसिस पर हम जो सेल्स हैं यानी कोशिका हैं उनको डिफरेंट टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहला शब्द दिख रहा है आपको प्रो, पहला शब्द दिख रहा है प्रो, प्रो, और मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। सेकंड वर्ड जो है यहाँ पर वो है आपका कैरियोटिक, सेकंड वर्ड जो है कैरियोटिक। यहाँ पर भी सेकंड वर्ड जो है वो है कैरियोटिक और फर्स्ट वर्ड जो दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है यू। अब इनका मतलब समझ लेंगे कि भाई इनका अर्थ क्या है, तो हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, चलो
अगर मैं सबसे पहले प्रो शब्द की बात करती हूँ, तो प्रो का मतलब होता है, प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव। पहले इंग्लिश का देख लेते हैं। प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब क्या है? लेस डेवलप्ड, कम विकसित। प्रिमिटिव का अर्थ है लेस डेवलप्ड। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रो का कम विकसित, कम विकसित, कम विकसित, ऑब्लिक करके लिख देंगे आद्य, कम विकसित ऑब्लिक करके आद्य। ठीक है, तो प्रो का अर्थ जो है वो हो जाएगा कम विकसित और आद्य हो जाएगा। कैरियोटिक वर्ड के लिए मैंने आपको बता दिया, कैरियोटिक वर्ड जो है वो केंद्रक के लिए काम में लिया जाता है। कैरियोटिक वर्ड यूज्ड फॉर द न्यूक्लियस। एज इट इज लिख लेंगे। प्रोकैरियोटिक का अर्थ या प्रोकैरियोटिक का मीन हमें पता चल गया। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव को हिंदी में कहा जाता है आद्य, प्राचीन भी बोल सकते हो आप। और कैरियोटिक वर्ड जो है वो हो जाता है आपका न्यूक्लियस। तो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका केंद्रक कम विकसित होता है, प्राचीन होता है, अल्प विकसित होता है, वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है, वो हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का अर्थ लिखेंगे और फिर यूकैरियोटिक में चलेंगे, यूकैरियोटिक में चलेंगे। ठीक है, चलो। यू का अर्थ होता है एडवांस, एडवांस्ड, ऑब्लिक करके वेल डेवलप्ड, एडवांस ऑब्लिक करके वेल डेवलप्ड। हिंदी में विकसित। हिंदी में एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है नवीन, है ना। एडवांस मतलब वो पुराना था तो ये नया हो जाएगा। और वेल डेवलप्ड का मतलब है अधिक विकसित, अधिक या फिर ब्रैकेट में लिख लेंगे सुविकसित, अधिक या फिर ब्रैकेट में सुविकसित। और कैरी ऑन या कैरियोटिक शब्द का अर्थ तो यहां पर भी सेम रहेगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। एक शब्द तो सेम ही रहेगा दोनों में। कैरियोटिक वर्ड का अर्थ जो है वो दोनों में सेम रहेगा। कैरियोटिक वर्ड जो है दैट इज यूज्ड फॉर द न्यूक्लियस, केंद्रक के लिए काम में लिया जाता है। बाकी प्रो का मतलब होता है लेस डेवलप्ड, प्रिमिटिव, आद्य, प्राचीन, कम विकसित। और यू जो होता है उसका अर्थ होता है नवीन, यानी न्यू हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, वेल डेवलप्ड हो जाएगा। तो एक बार ऐसे लिखेंगे, फिर इसका अपन आगे थ्योरेटिकल पॉइंट लिखेंगे। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हमें पढ़ना है, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को हमें डिस्कस करना है। तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी जितने भी इसके मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर आप प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो सारे पॉइंट जो है हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, है ना। तो एक बार एज इट इज लिखेंगे, फिर चलेंगे आगे। एज इट इज लिख लेंगे, फिर चलते हैं आगे। चल लिखेंगे, इन कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में अल्प विकसित केंद्रक, अल्प विकसित केंद्रक, इन कोशिकाओं में अल्प विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। अल्प विकसित केंद्रक यानी लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो अल्प विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें लिख लेंगे, इन कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में सुविकसित, इन कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक, सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है, सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। एक में लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, दूसरे में वेल डेवलप्ड होगा। हालांकि मैं अभी आपको बताऊंगी व्हाट यू मीन बाय द लेस डेवलप्ड और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, पर एक बार डेफिनेशन लिखेंगे। तो इंग्लिश वाले बच्चों ने लिख लिया होगा, इन दिस टाइप ऑफ सेल, इन दिस टाइप ऑफ सेल, इन दिस टाइप ऑफ सेल लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट,
less developed nucleus is present. In this type of cell, less developed nucleus is present. Less developed nucleus is present. और इस वाले में लिख लेंगे in this type of cell, in this type of cell, in this type of cell, well developed nucleus is present. Well developed nucleus is present. Well developed nucleus is present. अब लेस डेवलप्ड और वेल डेवलप्ड का मतलब क्या है वो देख लेते हैं. मैं बता देती हूँ आपको. हम प्रॉपरली प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को फ्लो चार्ट में डिफरेंशिएट करके पढ़ते हैं. ठीक है. एक तरफ आपको पता है हमारा प्रोकैरियोटिक है, एक तरफ हमारा प्रोकैरियोटिक है. प्रोकैरियोटिक सेल. और दूसरी तरफ है हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल. एक तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल. अब हम देख लेते हैं कि भाई लेस डेवलप्ड और वेल डेवलप्ड जो बोल रहे हैं हम कि एक अल्प विकसित है दूसरा सुविकसित है. इसका अर्थ क्या है ना कि वेल डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड यानी सुविकसित और अल्प विकसित का मतलब क्या है वो समझते हैं. देखो यहाँ पर प्रॉपर मैं एक बना देती हूँ. मान लेते हैं दिस इज द सेल. ये हमारी कोई कोशिका है. राउंड शेप में मैंने सेल को बना दिया, कोशिका बना दी. अब इसमें कुछ पॉइंट सुनेंगे. आपको पता है सेल के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है. ये मैंने बना दिया, मान के चलते हैं न्यूक्लियस. ये बना दिया हमने न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस बना दिया. दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक बना दिया हमने, ये है ना. उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, मतलब जो द्रव भरा रहता है, ये मैंने लिक्विड भर दिया, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, मतलब केंद्रक द्रव्य कहते हैं. फिर आपको पता है इसी न्यूक्लियस के अंदर, इसी न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से धागे नुमा संरचना उपस्थित होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. और एक रीजन ऐसा होता है जहां पर इस पर बहुत ज्यादा मात्रा में आरएनए उपस्थित होता है. अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, दिस इज द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, सुविकसित केंद्रक है. मतलब क्या है वो समझेंगे, मतलब क्या है वो समझेंगे. अगर मैं इस न्यूक्लियस की लेबलिंग करना चाहूं, है ना, तो दिस वन आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो लिक्विड भरा रहता है इसके अंदर वो कहलाता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म. जो धागेनुमा संरचना है वो कहलाती है आपकी क्रोमेटिन. जो ग्रीन पार्ट मैंने बनाया है दैट इज द आरएनए. और ये जो बीच में पोर्स दिख रहे हैं ये कहलाते हैं न्यूक्लियर पोर, या हिंदी में कहा जाता है केंद्रक क्षेत्र. मैं लेबल करती हूँ जिससे बेटर तरीके से आपको समझ आएगा. आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे केंद्रक के आवरण को केंद्रक आवरण कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसके बाद मैंने बोला जो लिक्विड भरा रहता है न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस लिक्विड भरा रहता है, सॉरी, जो लिक्विड भरा रहता है न्यूक्लियस के अंदर, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की, केंद्रक में जो धागेनुमा संरचना है, इसको कहा जाता है क्रोमेटिन. इसको कहा जाता है क्रोमेटिन. बेसिकली क्रोमेटिन इज मेड अप बाय द डीएनए. क्रोमेटिन इज मेड अप बाय द डीएनए. जिस जगह पर आरएनए बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, दैट रीजन इज नोन एज द न्यूक्लियोलस. हिंदी में कहा जाता है केंद्रिका. हिंदी में कहा जाता है केंद्रिका. और जहां पर केंद्रक आवरण में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं, इन छिद्रों को हिंदी में कहते हैं केंद्रक छिद्र और इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियर पोर. अब ये वाली सारी स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रही है
ये सारी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, तो इसको हम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहेंगे, यानी सुविकसित केंद्रक कहेंगे। और लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगी, उससे पहले आप यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर ये डायग्राम जो है वो क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस का डायग्राम है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसका पॉइंट देख लेंगे। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक के आवरण को केंद्रक आवरण कहते हैं, जो येलो कलर से मैंने ड्रॉ करा है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, हिंदी में कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज द क्रोमेटिन। केंद्रक के अंदर जो धागेनुमा संरचना होती है उसे क्रोमेटिन कहा जाता है। बेसिकली क्रोमेटिन इज द पार्ट ऑफ डीएनए ना, क्रोमेटिन जो है वो डीएनए से बना हुआ होता है, तो ये डीएनए हो जाएगा। द रीजन वेयर विच इज रिच इन आरएनए, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है। तो डीएनए अगर क्रोमेटिन के रूप में उपस्थित है, यानी डीएनए रिमेन प्रेजेंट एज द क्रोमेटिन, तो आरएनए के फॉर्म में बेटा आरएनए जिस जगह पर होता है दैट साइट इज नोन एज द न्यूक्लियोलस, या आरएनए जिस स्थान पर उपस्थित होता है उसे केंद्रिका कहा जाता है। बाकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है, जगह जगह पर उस पर पोर्स प्रेजेंट है, छिद्र उपस्थित है, और इन छिद्रों को केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर के नाम से जाना जाता है। तो अब एक बात ये याद रखनी है कि अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं, तो इस कंडीशन में आपको प्रॉपर्ली न्यूक्लियस जो है वो एक वेल प्लेस पर, एक विशिष्ट स्थान पर दिखाई दे रहा है, तो ये वाला न्यूक्लियस जो है वो सुविकसित कहलाता है। दूसरे में आपको ये याद रखना है, अगर प्रोकैरियोटिक की मैं बात करूंगी तो इसमें लिख लेंगे, इनमें केंद्रक आवरण से ढका नहीं होता। इनमें केंद्रक आवरण से ढका नहीं होता, केंद्रक आवरण से ढका नहीं होता। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे प्रोकैरियोटिक में लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे देयर न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ, their nucleus is not surrounded with the help of, their nucleus is not surrounded with the help of nuclear membrane, their nucleus is not surrounded with the help of nuclear membrane। में हमारा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका से आप कैसे अलग करोगे, कैसे पहचानोगे, ये पार्ट जो है वो पूरा होता है। और भी बेसिस है, आधार जिनके मैं बोल सकती हूँ जिनके बेसिस पर यू कैन डिफरेंशिएट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। काफी और भी कैरेक्टरिस्टिक है और भी लक्षण हैं जिनके आधार पर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका से अलग बता सकते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।